अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। रात गए इमरान साहब का एक और इंटरव्यू सामने आ चुका है। इंटरनेशनल जरीदे में ITV न्यूज़ से गुफ्तगू की है उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें की हैं। ये इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी इंटरव्यूज़ से। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके साथ कुछ आपकी तफसीलात शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक और अहम ख़बर है। आज जो हमने देखा कि फ़िज़ान केस और मशवानी ब्रदर्स केस में इस्लामाबाद की अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो रिमार्क्स थे और जो कार्रवाई थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अहम खबरें हैं आज आम लोगों की कि जो बुरी तरह से इस निज़ाम की एक अब क्या कह लें, बेहिसी का शिकार हैं, नाइंसाफ़ी का शिकार हैं और अब उनके लिए ज़िंदगी भी इस कदर एक बोझ बन चुकी है कि कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई बिजली के बिलों के ऊपर भाई का गला काट रहा है, कोई नहर में छलांग लगा रहा है, कोई अपनी बेटी को गला काट रहा है। और अब हमने देखा है कि एक शख्स ने ट्रेन के नीचे आके ख़ुदकुशी कर ली है और अब ये नॉर्मल बनते जा रहे हैं वाक़यात हमारे लिए कि कोई गुर्बत की वजह से, कोई अपना रोज़गार छिन जाने की वजह से, कोई बिजली के बिलों में ज़्यादा इजाफ़ा होने की वजह से दे नहीं पा रहा, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये निज़ाम की बेहिसी पता नहीं किधर हमें लेके जा रही है। और फिर उसके बाद अब जिस तरह से पुलिस और पुलिस के दीगर इदारे, जिस तरह हम देखते हैं कि आम लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट कैसा है, ख़ास लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट कैसा है, कैसे ये निज़ाम एक वो हसन निसार साहब अक्सर बात करते हैं कि तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। वाक़ई ऐसा हो गया है कि ये दिल करता है कि ये सारा निज़ाम एक दफ़ा बिल्कुल गिर जाए और फिर नए सिरे से कोई निज़ाम उस्तवार किया जाए, क्योंकि इस निज़ाम से अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई कि इसमें कुछ किसी के लिए कोई बेहतरी का सामान मौजूद है। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के नाश्ते के हवाले से भी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, वो भी इसी व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले ज़रा पॉलिटिकल मामलात को देख लेते हैं जी। इमरान खान साहब का एक अहम इंटरव्यू ITV न्यूज़ में और उन्होंने जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं मुंतखब हुए नए, उनको मुबारकबाद भी दी और साथ ही साथ अपने हवाले से जो उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है बड़ा इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प है। पहले तो उन्होंने बताया है कि वो ख़ुद जेल में 1 साल से मुक़ीम हैं और 7/8 के एक सेल में हैं और ये सेल दहशतगर्दों के लिए होता है। यहाँ सज़ाए मौत के जो कैदी हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से मुस्तकिल कड़ी निगरानी की जा रही है उनकी और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब बताने के बाद वो बताते हैं कि आपने अभी रिसेंटली इलेक्शन जीता और अब आप मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आप ये सोच सकते हैं कि बरतानिया में लेबर पार्टी के बंदे अगवा हो रहे हों, लापता हो रहे हों। क्या आप सोच सकते हैं कि ख़वातीन को रात गए रेड्स करके उनके घरों पर छापे मार कर उठाया जा रहा हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपने जो मैंडेट जीता हुआ हो, आपका मैंडेट किसी और जमात को दे दिया जाए जिसने मुट्ठी भर सीटें वैसे जीती हों? और इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ज़रा तसव्वुर करें कि मतलब मुझे जेल में डाला गया, मुझे 3 बैक टू बैक सज़ाएँ सुनाई गईं और उसके बाद हमारा निशान लिया गया, हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दी गई, ये सब हुआ। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी जो है वो एक लीडिंग पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ गई। तो क्या ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बरतानवी जमहूरियत में आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इसका तसव्वुर भी मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ये सब पाकिस्तान में हुआ है और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम समझते हैं कि बिल्कुल इस हवाले से जमहूरियत में जो पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है उसके हवाले से आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, इनलाइटन करना चाहिए सारे इशू को। तो ये इमरान खान साहब ने जो सारा एक मज़मून लिखा है बेसिकली, इसमें उन्होंने आखिर में जो बात लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि मैं इस जेल के सेल में नमाज और वर्जिश से ताकत हासिल करता हूँ और अब वो साथ कहते हैं कि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आगे की जद्दोजहद के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि 1 साल की जेल ने उन्हें कमज़ोर कर दिया और वो ये समझते हैं कि अब वो मायूस हो चुके हों। ना वो ख़ुद मायूस होते हैं और ना कौम को होने देते हैं और अभी भी इतनी मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद भी वो ये समझते हैं कि अभी भी वो ज़हनी भी और जिस्मानी तौर पर भी दोनों तरह मुकम्मल आगे की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अभी जद्दोजहद मज़ीद है, अभी यहाँ पर जद्दोजहद ख़त्म नहीं हो गई है। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हमवक्त तैयार हूँ।
और ये उनकी वही स्पिरिट है जो वो बार बार कहते रहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ना, आखिरी सांस तक लड़ना, खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करना। तो ये वही स्पिरिट है उनकी कि जब से इक़्तिदार से वो निकले हैं उसके बाद से, बल्कि जब इक़्तिदार में भी थे खैर छुट्टी वुट्टी तो कम ही करते थे ज़्यादातर, तो हम देखते थे कि वो मुख्तलिफ़ कामों में इन्वॉल्व रहते थे। अब ठीक है, उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, दौरे इक़्तिदार में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस मज़ीद भी हो सकती होगी, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी था ये कि एक वो भी जद्दोजहद थी, एक वो भी टाइम था, और फिर उसके बाद से मुस्तकिल जैसे वो रोड के ऊपर एक अपनी मूवमेंट चलाते रहे, जल्द से जुलूस करते रहे, इलेक्शंस लड़ते रहे, ये सब चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, फिर उनके ऊपर जो अटैक्स हुए वो सब भी हमने देखे, और उसके बाद जब से उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया है उसके बाद से भी जो उनकी जद्दोजहद है वो जेल के अंदर भी जारी है। तो बहरहाल ये एक इमरान खान साहब ने फिर से अपने अज़्म का इजहार कर दिया है कि वो मज़ीद भी आगे जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, और 2-2.5 साल की ये जो जद्दोजहद है इसने उन्हें कमज़ोर नहीं किया है। तो खान साहब का ये इंटरव्यू काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, और इसके साथ साथ जो इससे पहले मैंने आपको कल भी बताया था वीलॉग में कि उनका जो चांसलर बनने का है, इलेक्शन लड़ने के कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिल रही है, और आप हैरान रह जाते हैं कि किसी और की इतनी कवरेज नहीं हो रही सिवाय इमरान खान साहब की। तो इसकी वजह पीछे वही है कि उनका गैर मामूली आइडिया कि जेल में बैठकर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ऑटोमेटिकली वो हेडलाइंस का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज एक और भी वैसे उनके हवाले से ख़बर जंग अखबार ने छापी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जी नाश्ते में वो तखुम मलिंगा और गूंद कतीरा मिला चुकंदर का जूस, यानी चुकंदर के जूस में गोंद कतीरा मिलाकर वो पिया है उन्होंने कल, और देसी अंडों का ऑमलेट भी तनावुल किया है। तो इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि देखें जी वो तो इतना ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि जी वो बड़ी मुश्किलात में हैं और वगैरह। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये नाश्ता सेहत बख्श नाश्ता है। मेरा ख्याल है जो लोग आज़ाद भी हैं सेहत बख्श नाश्ते करने चाहिए, बजाय इसके कि हम अनहेल्दी फूड खाएं, उससे बेहतर है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की वकला कई दफ़ा इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो भी जेल में खा रहे हैं उसकी जितनी भी पेमेंट है वो ख़ुद उनके अपने अकाउंट से हो रही है, और ये जो सामान है या जो उनका रूटीन का खाना है, मसलन बाकी मैं पूरी स्टोरी में पढ़ रही थी कि दोपहर के खाने में उन्होंने दाल चावल खाए, तो वो एक नॉर्मल सी ग़िज़ा है, हर घर में दाल चावल बन जाते हैं। रात में उन्होंने दलिया खाया, और वीक में वो एक आध दफ़ा वो देसी मुर्गी खाते हैं या देसी मटन भी खाते हैं। तो ये जो सारी इनकी रूटीन है, रूटीन में जो भी इस्तेमाल हो रहा है खाने पीने में, उनके वकला और उनकी फ़ैमिली के बकौल उसके ख़र्चे जो हैं वो ख़ुद वो उठाते हैं। उसके ख़र्चे जो हैं वो किसी भी तरह हुकूमत पाकिस्तान या सरकारी ख़जाने से नहीं आते। तो बहरहाल जी ये इंटरेस्टिंग है। अब ज़ाहिर है जिन लोगों को आदत है हर चीज़ के ऊपर इशू बनाने की, ख़बर पर यानी प्रोपेगेंडा भी करते हैं लोग, मुमकिन है कि कुछ बातें दुरुस्त भी हों, लेकिन हम तो अभी तक यही देख रहे हैं कि जो अगर नवाज़ शरीफ साहब की जेल से उसका एक आप मवाजना कहते हैं कि कर लिया जाए, तकाबुल किया जाए, तो फिर तो कोई मतलब अशरे शीर भी नहीं है वो सहूलतें जो इमरान खान साहब को मिली हैं और जो नवाज़ शरीफ साहब को मिली हुई थी। जिस तरीके से उनके लिए नाश्तों की मैंने वो देखी हुई हैं पर्चियाँ कि जिनके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी मेन्यू पूरे आते थे और घर से बना हुआ खाना उन्हें दस्तयाब होता था, तो उन लोगों को बड़ा इस सिलसिले में एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हासिल था। तो बहरहाल अब ये है, अब जो इनकी मुबैना सहूलतकारी इसको कहते हैं जेल के अंदर, उस चक्कर में इन्होंने मज़ीद 6 अफराद जो हैं अडयाला जेल के उनको भी हिरासत में लिया। ये भी आज खबर आ रही है कि 6 और लोग पकड़े गए हैं और उनसे भी पूछगछ हो रही है। अब जनाब आप किस किस को पकड़ेंगे? यहाँ तो अगर सारा मुल्क ही उसके साथ खड़ा होगा तो फिर आप क्या पूरे मुल्क को ही गिरफ्तार कर लेंगे कि सभी उसके सहूलतकार हैं? तो आप क्या, अव्वल तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सहूलतकार का लेबल लगाकर और उसके बाद कह देते हैं जी हम तफ्तीश कर रहे हैं, गिरफ्तार कर ले हैं, लेकिन वो सहूलतकारी हो क्या रही है? ऐसा क्या जेल में एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं कि जो सहूलतकारी करके ही मुमकिन है, या जो कोई सहूलत उन्हें है वो क्या है? ये कि उनका इंटरव्यू छप रहा है, ये कोई सहूलत तो नहीं है। वो बता चुके हैं कि मैं अपने वकला के थ्रू बात कर लेता हूँ, अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ। और क्या सहूलतकारी जेल में हो रही है कि कोई उन्हें बड़ा लग्जरियस किस्म का माहौल मिला हुआ है? वो तो सब देख चुके हैं। ख़ुद हुकूमत ने वो तस्वीर जारी की हैं जो उनके सेल की तस्वीर हैं, जिसमें क्या एक्स्ट्राऑर्डनरी है? कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं है, बल्कि बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल नज़र आती है।
तो इस तरह की बातों के ऊपर कि जो सहूलतकारी, फिर क्या और सहूलतकारी आ जाके फिर एक खाना पीना है कि जिसके ऊपर वो खुद कह रहे हैं कि अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो फिर बाकी क्या रह जाती है सहूलतकारी? ये कि कोई इज्जत से बात क्यों कर रहा है? अगर इसको कोई ये समझ रहा है कि इस वजह से कोई जेल का जो मेंबर है वो उनसे बड़ा कोई करीब है या उनका कोई बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ी मोहब्बत में कोई मुब्तला है, तो फिर अगर ये सहूलतकारी है तो फिर तो भाई ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त 70% पाकिस्तान जो है वो इसी ज़िम्रे में आप फिर कैद कर लें और उसको गिरफ़्तार कर लें इसी जुर्म में। इस वक्त तो ये फिर सूरत हाल है। तो बहरहाल जी, ये खबरें कुछ इमरान खान साहब से मुतल्लिक आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं कुछ अदालती मामलात की तरफ। एक तो जी आज आपको बताएं कि तोशा खाना 2 का जो रेफरेंस है बाकायदा फ़ाइल हो चुका है। अभी अब एक आध दिन पहले हमने देखा उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई और अब उसके ऊपर फौरी रेफरेंस भी दायर हो गया। तो ये आप फुर्तियाँ ज़रा नैब की चेक कर लें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केसेस थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में थे, जहाँ पर एक तो पीटीआई के लापता कारकुन फैज़ान हैं, उनके गुमशुदगी के हवाले से उनके पेरेंट्स की तरफ से जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए आई। दूसरा मशवानी ब्रदर्स यानी अज़हर मशवानी के जो दोनों भाई लापता हैं उनके हवाले से। आज जो फैज़ान है ये इसके बारे में बताया जा रहे हैं कि ये एक फ़ोटोग्राफ़र हैं शायद, और इनका कोई उस तरह से हमने नहीं देखा कि बड़ा कोई वोकल हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो इनको भी लापता किया हुआ है। अब काफ़ी अरसे से वो बेचारे लापता हैं, पेरेंट्स उनके बड़े बूढ़े हैं। आज मैं उनके वालिद को देख रही थी तो मेरा दिल बड़ा तकलीफ़ में आ रहा था। 76 साल के इनके वालिद हैं और बारिश बुज़ुर्ग हैं, वाइट दाढ़ी है, और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में जब ये पेश हुए हैं तो इतने बेबस हो गए कि आंसुओं के साथ रो पड़े। हाथ जोड़ लिए उन्होंने जज साहब के आगे और कहा कि आप हमें इस अजियत से निकालें, हम तो रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, इससे तो बेहतर आप मेरे ही फांसी के ऑर्डर निकाल दें। इसकी माँ भी बूढ़ी है, मैं भी बूढ़ा हूँ और हमारा बच्चा लापता है, हमें पता ही नहीं है कि वो किधर है, कैसा है, तो अब हम किधर जाएं, किससे जाके जवाब लें? और जो वो इस तरह से बोले हैं तो सारे ही अदालत का जो माहौल था वो बड़ा अफसरदा सा हो गया, जो कि ऑब्वियस है। मैं ख़ुद उनको देख के बड़ी अफसरदा हो रही थी कि कम से कम इतना ही लिहाज होना चाहिए कि इतने बुज़ुर्ग वालिदैन हैं और वो बेचारे क्या डर डर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं इस उम्र में, तो किस तकलीफ़ से हम उनको गुजार रहे हैं और कसूर क्या है? एक कैमरामैन से आपने क्या निकलवाना है? अजीब बात है कि ये मतलब कुछ समझ नहीं लग रही कि उसके ऊपर अगर कोई केस होता, कुछ उसने गलत किया होता तो आप केस बनाते ना, अदालत में पेश करते, तो हम भी कहते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। यहाँ तो एक बंदा उठाया जाता है, उसका कोई अता पता ही नहीं होता। तो आज जस्टिस साहब भी काफ़ी इस पे बिल्कुल बेचारे खामोश हो गए कि वो क्या जवाब दें। वो तो ख़ुद बाज़ औक़ात कह देते हैं कि मैं क्या करूँ, जो स्टेट की इस वक्त हालत है। तो उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ था, उन्होंने इन मामलात के ऊपर वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी कराई है। उसके लिए फिर उन्होंने मोहलत मांगी, तो उन्हें थर्सडे तक की मोहलत दे दी गई है कि थर्सडे को आप आके बताएं जो अज़हर मशवानी के भाई हैं उनके हवाले से भी और फैज़ान के हवाले से भी, बाकी जो लापता लोग हैं उनके हवाले से भी। तो फ़िलहाल एक और मोहलत मिल गई है, लेकिन देखते हैं अब उसके बाद कितना सख्त ऑर्डर आता है, क्योंकि देखा यही जा रहा है अमूमन कि जब कोई सख्त ऑर्डर आता है तो फिर उसके बाद ही बंदे घर आ जाते हैं। तो बड़ा तकलीफ़देह है और समझ नहीं आ रही कि इससे हासिल क्या हो रहा है। मतलब अगर आप किसी बंदे को उठाते हैं, कुछ दिन वो लापता रहता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है, तो आपने क्या हासिल किया उससे? क्या उससे कोई आपके नैरेटिव में तब्दीली आ गई है, या लोगों के नैरेटिव में तब्दीली आ गई है, या कोई पीटीआई की सेहत पर असर पड़ गया, उसकी कोई किसी हवाले से वो कमज़ोर हो गई है? क्या हो रहा है? हो तो कुछ भी नहीं रहा, जो जैसा था वो वहीं पे है मामला, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि लोग बेचैनी का शिकार हो रहे हैं, लोग नफ़रत कर रहे हैं अपने ही लोगों से, अपने ही इदारों से, अपने ही मुल्क से, कि यार हम किस स्टेट में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कोई बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं है। किसी को किसी भी वक्त आके रात गए उठा लो, दरवाजे तोड़कर, मारपीट करके, बच्चों के सामने, बुज़ुर्ग वालिदैन के सामने, कोई किसी का पूछने वाला ही नहीं है, कोई कानून को मानने वाला नहीं है। तो इससे हासिल क्या आखिर हो रहा है? कोई ये तो पता चले ना कि इससे ये चीज़ हासिल हो रही है तो समझ में भी आए। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसी तरीके से आज ये स्टोरी भी सनम जावेद और आलिया हमज़ा की भी शेयर हुई है। वो भी बेचारियाँ मुख्तलिफ़ अदालतों से लगी हुई हैं अपने मुकदमात के सिलसिले में पेश होने। सरगोदा की पेश हुए अदालत में, गुजरांवाला की, ये वो एक अदालत से प्रोटेक्टिव बेल ले रखी थी किसी और केस के हवाले से, तो वहाँ पर आज ये पहुँची हैं। और ख़बर ये मिली कि अभी उसमें टाइम था कोई 1-1.5 घंटे का कि अदालत वो प्रोटेक्टिव बेल देती। उससे पहले ही बाहर जो थी
पुलिस जमा होना शुरू हो गई। खबर ये मिली कि इनके नज़रबंदी के 1 माह के अहकामात जारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब बाहर जब ये पुलिस अपनी पोजीशंस ले रही थी तो इसी दौरान ये खबर अंदर मिल गई, तो वहाँ पर जो उनके वकला और फैमिली हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से तरीके से निकाल कर अदालत से उनको वहाँ से रवाना कर दिया। इतनी भी मोहलत नहीं मिल सकी कि वो प्रोटेक्टिव बेल वहाँ से अवेल कर सकते, ले ही नहीं सके, वो पहले ही निकल गए और उनको अब किसी महफूज मकाम पर उन्होंने मुंतकिल कर दिया। यानी अपने ही मुल्क में आप अदालतों से के अंदर मौजूद होते हुए भी आप इवन सेफ़ नहीं हैं और आपको ये खदशे रहते हैं कि यार हमें उठा लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, तो फिर आप इस तरह अपने ही मुल्क में छुपते फिर रहे हैं, मफरूर होते फिर रहे हैं और इधर उधर भागते फिर रहे हैं कि कोई कैसे सामने आए। अदालतों के अंदर से आप लोगों को अगर उठा लिया जाए या आप लोगों को अगवा कर लिया जाए या गिरफ़्तार कर लिया जाए और यानी किस्म के मुकदमात में कर लिया जाए, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब ये दोनों ख़वातीन फिर बेचारियाँ कहीं लापता होकर बैठी हैं, खुद ही यानी रूपोश होकर बैठ गई हैं। तो ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ आम शहरियों की हम बात करें अगर, तो उनके लिए भी कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। ये तो चले हम PTI के लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं, लेकिन आम शहरी कौन सा यहाँ पे बड़ा कोई खुशहाल है जनाब। आज मैं ये देख रही हूँ, एक शहरी आज गया है और थाने में उसने खुद को आग लगा दी। इतनी ये तकलीफ दे वीडियो थी। वजह क्या है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा किया है, उसने मुलजिम नामजद किया हुआ है और पुलिस जो है वो उसको जाके पकड़ नहीं रही। मुस्तकिल उसको इन्होंने बहाने हीले करके ताख़ीर का शिकार किया हुआ है, उसकी बात नहीं सुनते। उसने बेचारे ने आज तंग आके इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने आप को थाने में खड़े होकर आग लगा ली। बड़ी मुश्किल से उसकी आग वगैरह बुझा के उसकी ज़िंदगी बचाई गई है। तो यहाँ पर यह अब हाल हो गया कि लोग इतने मायूस हैं इस सिस्टम से कि वो अब उनके लिए अपने आप को नुकसान पहुँचाना, अपनी जान लेना, ये भी चीज़ें जो हैं कोई मायने नहीं रखती। अब वो इस नहज पर आ चुके हैं। अब एक और ये ख़बर मैं देख रही थी कल के अगर हाँ कोई ज़िंदगी है तो वो सिर्फ अमीर लोगों की है, एलीट क्लास की है। वो इस मुल्क में जो भी कर लें उनको हम नहीं देखते कि सज़ाएं मिलें या किसी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अब ये गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन हैं दानिश इकबाल, इनकी बीवी नताशा दानिश, इन्होंने कल जनाब शराब के नशे में धुत बड़ी पराडो गाड़ी और उसमें जनाब बेहद एक अंधाधुंध चलाते हुए गाड़ी कारसाज के मकाम पर कराची में 5 बंदे को चढ़ डाले, जिसमें बाइक पर एक बुज़ुर्ग जा रहे थे, उनकी बेटी साथ ही बाइक पर बैठी हुई जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो दोनों बेचारे अपने आराम से जा रहे हैं, उसकी भी CCTV फुटेज आ चुकी है, उसमें आराम से देखा जा सकता है वो बिल्कुल सही अपने जा रहे हैं। पीछे से आके इस खातून ने जो कि नशे में धुत थी, बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं थी, इसने जनाब आके उन्हें कुचल डाला अपनी गाड़ी से। और भी कुछ लोग जद में आए जिसकी वजह से 3 लोग भी ज़ख्मी हैं शदीद, और ये 2 जो थे बाप बेटी मोटरसाइकिल पर, ये बेचारे वहीं पे जाँ बहक हो गए। तो किसकी गर्दन पर है खून ये सारा। और वो लड़की की, औरत की हालत ये थी नशे में कि वो उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ऐसे ऐसे डोलती फिर रही है। लेकिन इस मुल्क में इन्हें कोई पूछने वाला है कि ये कैसे इस हालत में गाड़ी चला रही थी। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में शायद इनकी ज़मानतें भी होती फिरी हों। अभी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड सिर्फ इनका मिला है, तो कुछ अरसे में आप देखेंगे कुछ ले दे के, कुछ पैसे वैसे दे के कोशिश की जाएगी कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए और जान छूट जाए, या कोई साबित किया जाएगा कि ये तो वैसे ही ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, चलो जी इसको किसी तरह रेस्क्यू कर लिया जाए। तो इस मुल्क में सिर्फ अमीर आदमी जो है, जो एलीट बंदा है, वो सिर्फ इस मुल्क में अब जी सकता है, महंगाई के हवाले से भी कि वो ही अफोर्ड कर सकता है कि इस मुल्क में जी ले, कि इतने पैसे उसके पास हों, चाहे उसने लूट मार से कमाए हों, और कानून के हवाले से भी। इस मुल्क में अगर आपने रहना है, तो अगर आप गरीब हैं तो आइन, कानून, अदालत, ये सब आपके लिए नहीं है, ये पुलिस आपके लिए नहीं है, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप सिर्फ अगर एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप करप्ट हैं, आप जो मर्ज़ी हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो आपकी किस्मत में ख़ुदकुशियाँ हैं, अपने आप को आग लगाना है, अपने आप को नहर में डुबोना है, अपने बच्चे मारने हैं, ये आपकी किस्मत रह जाती है, क्योंकि आप इतने बेबस हो जाते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। अब इससे आगे क्या बंदा बात करे और क्या आपको कहानी सुनाए इस मुल्क की। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।